Dear students, now we are going to discuss the phenomenon of interference of light. Okay, so interference basically it is the phenomenon of superposition of waves. In this, we are going to see superposition of wave, and in the chapter superposition of wave, we have already seen what is the superposition of wave, what happens in this process. ठीक है, so suppose consider a particle. ठीक है, मैं कोई पार्टिकल कंसिडर कर रही हूँ, पार्टिकल O, and suppose a wave is arriving at this point in this direction and another wave is arriving at this point from this direction. ठीक है, कोई पॉइंट हम लोगों ने कंसिडर किया है मीडियम का पॉइंट O. इस पॉइंट पर हम लोगों ने यहाँ पे दो वेव्स कंसिडर किए हैं दैट दीज टू वेव्स आर अराइविंग एट दिस पॉइंट साइमल्टेनियसली. ओके, सो व्हाट विल हैपन टू दिस पॉइंट. ठीक है, मीडियम पे ये जो पॉइंट ऑब्वियसली वो वाइब्रेट करेगा, बट विथ व्हाट डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये जो वेव है इट ट्राइज टू प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दिस पार्टिकल, और ये वाली जो वेव है वो भी क्या करेगी, इस पार्टिकल को फोर्स देगी, अपना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लगाएगी. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेव्स. यहाँ पर अगर एक ही पॉइंट पर दो वेव्स आ रही है, दो वेव्स कंबाइन हो रही है, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट हियर. सो इससे पहले ही हम लोगों ने देखा था, अगर ये जो फर्स्ट वेव है इफ इट इज मूविंग विथ डिस्प्लेसमेंट y1 or if it is producing displacement y2 at this point, so the resultant displacement y will be the vector sum of displacement produced by these two waves. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, इस पार्टिकल का जो भी वाइब्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का समेशन, वेक्टर एडिशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू वेव्स. ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में. सेम चीज़ होती है यहाँ पर इन द केस ऑफ इंटरफ्रेंस. ठीक है, तो अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इंटरफ्रेंस एट द वाटर सरफेस. ठीक है, अगर वाटर वेव्स को हम लोग कंसिडर करते हुए इसको कंसिडर कर रहे हैं, सो सी यहाँ पे देखो क्या होगा. अगर ये दो वेव्स इस तरीके से आ रही है, इफ दिस वेव इज हैविंग क्रेस्ट पोर्शन, ठीक है, जहाँ पर ये ओवरलैप कर रही है वो पोर्शन अगर क्रेस्ट का है और दूसरी वेव का भी पोर्शन अगर क्रेस्ट का है, दैट मीन्स क्रेस्ट ऑफ वन वेव इज ओवरलैपिंग ऑन द क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव. ठीक है, ये पहली वेव का क्रेस्ट और ये सेकंड वेव का इस तरीके से ये क्रेस्ट का पोर्शन है. एंड इफ दीज टू क्रेस्ट आर ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर, सो दिस पार्टिकल इज गोइंग टू वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. ठीक है, वाइब्रेशन कैसे रहेगा, दिस पार्टिकल इज गोइंग टू वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. कब, जब दोनों पार्टिकल्स का क्रेस्ट का पोर्शन एक दूसरे पर ओवरलैप होगा. और हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर ये वेव्स इन फेज में, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, द वेव्स आर इन फेज, देन एट दैट टाइम द वाइब्रेशन इज विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. ठीक है, और अगर हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो दोनों वेव्स है, दीज टू वेव्स आर हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, अगर दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, देन इफ क्रेस्ट ऑफ वन वेव इज ओवरलैपिंग विद द क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, देन दिस इज गोइंग टू वाइब्रेट विथ डबल एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा. क्यों, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है. सो यहाँ पे इसका और इसका दोनों का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने देखा है. सो उस टाइम पे हमारा जो एम्पलीट्यूड वो कैसा हो जाएगा, डबल. ठीक है, ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड के साथ वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वो वहाँ पर वाइब्रेशन होता है. ना सी अभी क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आया, सपोज अगर हमारे पास वो कुछ इस तरीके से आ रही है कि उसके ऊपर ट्रफ का पोर्शन आ रहा है, ट्रफ के ऊपर. ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हमारा वेव कुछ ऐसी बन रही है सुपरपोजिशन के टाइम पर,
ट्रफ ऑन ट्रफ ओवरलैप कुछ इस तरीके से हो रहा है. सो स्टिल द वेव्स आर इन फेज, मतलब अभी भी जो हमारा वाइब्रेशन है वो कैसा रहेगा, विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. और अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है तो उस टाइम पे हम लोग को डबल एम्पलीट्यूड के साथ यहाँ पर वाइब्रेशन मिलेगा. कब? इफ क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट और ट्रफ ऑन ट्रफ, ये कंडीशन हुई तब. नाउ व्हाट हैपन इफ क्रेस्ट इज ओवरलैपिंग विथ ट्रफ और ट्रफ इज ओवरलैपिंग विथ क्रेस्ट, क्या होगा? ठीक है. सो सी, अगर हमारे पास कोई इस तरीके से वेव है, फर्स्ट वेव इस तरीके से, पार्टिकल हमारा ये है, और सेकंड वेव कुछ इस तरीके से, मतलब इस वेव का यहाँ पे क्रेस्ट का पोर्शन आ रहा है तो इस वेव का यहाँ पे ट्रफ का पोर्शन आ रहा है. ठीक है. तो इस केस में अब हम लोग यहाँ पर सुपर पोजिशन के टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, वाइब्रेशन कैसा होगा? सो इफ द वेव्स आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज मीन्स यहाँ पर जो हमारा क्रेस्ट है वो ट्रफ के ऊपर अगर ओवरलैप हो रहा है, देन एट दैट टाइम द वेव्स और पार्टिकल विल वाइब्रेट विथ मिनिमम एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड कैसा होगा इस टाइम पे? मिनिमम एम्पलीट्यूड के साथ यहाँ पर वाइब्रेशन होगा. एंड इफ दीज टू वेव्स आर हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, अगर इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, देन द पार्टिकल विथ वाइब्रेट विथ ज़ीरो एम्पलीट्यूड. उसका एम्पलीट्यूड कैसा हो जाएगा? ज़ीरो. देखो ना, अगर क्रेस्ट का पोर्शन सपोज अगर हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि इस तरफ नीचे की तरफ इसको पुश कर रहा है, इसका है 5 सेंटीमीटर, जो ऊपर की तरफ इस पार्टिकल को मूव कर रहा है, पुश कर रहा है. तो एक यहाँ पर फोर्स कैसी है, डाउनवर्ड फोर्स, दूसरी फोर्स है अपवर्ड फोर्स. दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे ना. सो यहाँ पे कोई वाइब्रेशन होगा क्या? एम्पलीट्यूड ही नहीं बनेगा ना वहाँ पे, क्योंकि पूरा एक दूसरे को कैंसिल कर दिया इन लोगों ने. सो एट दैट टाइम एम्पलीट्यूड विल बी ज़ीरो. सो रिमेंबर एट द टाइम ऑफ सुपरपोजिशन कंडीशन है हमारे पास, इफ वेव्स अगर इन फेज वेव या क्रेस्ट is overlapping on crest or trough is overlapping with trough, then vibration with maximum amplitude. And if there is a overlapping of crest with trough or trough with crest, then amplitude will be minimum, or we can say with zero amplitude. ठीक है. सो अब अगर एम्पलीट्यूड हमारा वेरी हो रहा है, मतलब अगर मैक्सिमम है और मिनिमम है, तो हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिपेंडेंट ऑन द एम्पलीट्यूड. ठीक है, हम लोगों ने ये रिलेशन भी देखा है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. अब अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और एक टाइम पर मिनिमम है, इसका मतलब है द इंटेंसिटीज ऑफ द लाइट इज गोइंग टू मैक्सिमम और मिनिमम. मतलब एक दफ़ा इंटेंसिटी हायर जाएगी, एक दफ़ा लोअर जाएगी. ठीक है, इंटेंसिटी लाइट की बढ़ेगी और कम होगी. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ इंटरफ्रेंस. ठीक है, यही तो इंटरफ्रेंस है. तो देखो इंटरफ्रेंस हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे, इंटरफ्रेंस इज अ फिनोमिनन इन विच टू वेव्स सुपर इम्पोज टू फॉर्म ए रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर और लोअर और सेम एम्पलीट्यूड. ठीक है, दो वेव्स इस तरीके से यहाँ पे सुपर इम्पोज होगी कि उसका एम्पलीट्यूड हो सकता है कि ज़्यादा हो. ठीक है, अगर इन फेज हुआ तो ज़्यादा, हो सकता है कि कम. ठीक है, अगर आउट ऑफ फेज हुए तो, और मे बी इट विल बी ऑफ सेम एम्पलीट्यूड. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट. इट इज कॉल्ड एज इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट एंड दिस प्रोसेस इज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ वाटर वेव्स के साथ इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा चुका है. In the case of sound, it is also observed, and for the first time, it is observed in the case of light, and this is done by the scientist, by the physicist Youngs. ठीक है, सबसे पहले इसको लाइट के साथ ऑब्जर्व किया यंग नामी साइंटिस्ट ने. इट इज़ डन इन 18th century, 18th एंड स्टार्टिंग ऑफ द 19th century. इसने अपना एक एक्सपेरिमेंट बताया और उसमें इसने प्रूव किया दैट लाइट इज हैविंग इंटरफ्रेंस पैटर्न. ठीक है, और देखते हैं हम लोग लाइट में इंटरफ्रेंस किस तरीके से होगा.
So see here, if I am having point source S1 and another point source S2, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट सोर्स कंसिडर किया है S1 एंड S2 एंड दे आर ओरिजिनेटिंग देयर वेव फ्रंट्स, ठीक है। इस तरीके से वेव्स जो होते हैं यहाँ जनरेट हो रही है और वेव फ्रंट्स कुछ इस तरीके से यहाँ बन रहे हैं। सो देखो यहाँ पे ये दोनों जो वेव्स मैंने कंसिडर किए हैं दे आर हैविंग सेम वेवलेंथ एंड सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो अगर इस तरीके से हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, सो सी फर्स्ट यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ये जो सॉलिड लाइन बनाई है दिस इज क्रेस्ट, और जो ये डॉटेड लाइन बनाई है दैट इज ट्रफ, ठीक है। तो अल्टरनेट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, कुछ इस तरीके से मैंने पूरा पैटर्न बनाया दोनों सरफेस के लिए सेपरेटली। सो S1 के लिए देखो ये सॉलिड लाइन ये इसका क्रेस्ट का पोर्शन है, डॉटेड लाइन ट्रफ, देन फिर क्रेस्ट डॉटेड लाइन ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, और ये फिर से क्रेस्ट। ये मैंने एक पैटर्न बना लिया है S1 के लिए। अब उसी को ओवरलैप करते हुए मैंने यहाँ पे S2 एक दूसरा सोर्स रखा हुआ है, कुछ डिस्टेंस है दोनों के बीच में, डिस्टेंस D हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इसके लिए भी हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं सॉलिड लाइन रहेगी हमारी क्रेस्ट डॉटेड लाइन देन ट्रफ, देन इट इज क्रेस्ट ट्रफ देन अगेन क्रेस्ट ट्रफ, इस तरीके से हम लोगों ने पूरा एक पैटर्न बनाया है। नाउ सी हियर द ओवरलैपिंग, ठीक है, कंसिडर द पॉइंट्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट। यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट एंड सेकंड ट्रफ ऑन ट्रफ, ठीक है। जहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ है इसको मैं यहाँ पर बता रही हूँ ब्लू इंक से, ठीक है। और जहाँ पर क्रेस्ट ऑन ट्रफ है या ट्रफ ऑन क्रेस्ट है इसको मैं डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे ब्लैक इंक से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे कुछ डॉट बनाए हुए हैं। सो यहाँ पे देखो इस पॉइंट को अगर आप देखो तो यहाँ पर क्रेस्ट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, इसको मैंने ब्लू इंक से यहाँ पे डार्क किया हुआ है। इस वाले पॉइंट को देखो ट्रफ ऑन ट्रफ है, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया है ब्लू वाले इंक से ही डार्क किया है। सो यहाँ पे देखो जहाँ पर मैं क्रेस्ट या ट्रफ आ रहा है उसको सब मैंने डार्क किया है ब्लू इंक से। सेम इस वाले पॉइंट पे देखो आप, ये भी पूरा पॉइंट कैसे है क्रेस्ट है ट्रफ है। इस पॉइंट को देखो ये भी पूरा क्रेस्ट ट्रफ, यहाँ पे भी पूरा क्रेस्ट ट्रफ, ये पूरा हम लोगों ने एक रेडियल लाइन बना ली इस तरीके से। ना ये जो ब्लैक वाली इंक है इसको देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाला क्रेस्ट S2 का और ट्रफ S1 का ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इसका क्रेस्ट इसका ट्रफ, इसका क्रेस्ट इसका ट्रफ, ये पूरा ओवरलैपिंग मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है पूरी ब्लैक इंक से, ये वाली भी है और ये वाली भी है। नाउ सी व्हाट हैपन विद द इंटेंसिटीज। अगर ठीक है यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट और ट्रफ ऑन ट्रफ इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि एम्पलीट्यूड कैसा होगा इस टाइम पे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एंड इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कब? जब क्रेस्ट के ऊपर ओवरलैप होगा या फिर ट्रफ के ऊपर ओवरलैप होगा, मतलब जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा दैट इज विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। और उसी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या कह रहे हैं, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। एंड अगर इफ देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ क्रेस्ट ऑन ट्रफ और ट्रफ ऑन क्रेस्ट दैट मीन्स आउट ऑफ फेज, देन वहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसा होगा, वाइब्रेशन विथ मिनिमम एम्पलीट्यूड, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा हम लोगों को, ये कंस्ट्रक्टिव है और ये डिस्ट्रक्टिव है। सो अब देखो इसी में हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रक्टिव कहाँ पे होगा, कंस्ट्रक्टिव कहाँ पे होगा। तो जहाँ पे क्रेस्ट के ऊपर आ रहा है, ट्रफ के ऊपर आ रहा है, मतलब ये पूरा जो मैंने ब्लू इंक से मार्क किया हुआ है, इट इज गोइंग टू फॉर्म कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या बनाएंगे,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। और जहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ या ट्रफ और क्रेस्ट ओवरलैप हो रहे हैं वहाँ पर बनेगा हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ठीक है। यहाँ पे इंटरफ्रेंस पैटर्न जो हम लोग को मिलेगा वो कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव। तो ये देखो जितने ब्लैक डॉट बने हैं ना यहाँ पे ट्रफ और क्रेस्ट, तो ये पूरा बनाएंगे हमारे डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे देखो मैं एक रेडियल लाइन अगर बना लूँ तो ये वाला देखो एक लाइन इस तरीके से पूरा पैटर्न बन रहा है, ये वाला रहेगा हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है। उसके बाद ये देखो ये वाली लाइन पूरी इस तरीके से जो जाएगी, दिस इज ऑल्सो ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ये भी कंस्ट्रक्टिव है। ये वाली देखो, ये वाली जो पूरी लाइन जा रही है, दिस इज ऑल्सो ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ये भी हमारी क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ऊपर देखो ये वाला देख लो आप, पूरा ये वाला जो रेडियल पूरा पैटर्न में गया है, दिस इज ऑल्सो ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। नाउ बीच में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, सी हियर, ये ब्लैक जो इंक से बनी हुई है जहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ ओवरलैप हो रहे हैं, दिस इज गोइंग टू फॉर्म डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ये बना यहाँ पर हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। सेम ये वाली लाइन देखो, ये पूरी रेडियल लाइन ये वाली, ये क्या बना रही है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न। ये वाली लाइन आप यहाँ पे देख लो, इट इज गोइंग टू फॉर्म डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न, ठीक है। तो अल्टरनेट यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, इस तरीके से हम लोगों को पूरा इंटरफ्रेंस पैटर्न मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है तो वहाँ पर इंटेंसिटी लाइट की कैसी होगी, इंटेंसिटी भी वहाँ पर मैक्सिमम होगी, ठीक है। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पर लाइट की इंटेंसिटी कैसी होगी, मिनिमम। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है मतलब आउट ऑफ फेज है, ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड यहाँ पे मिनिमम होगा। और अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो यहाँ पर इंटेंसिटी भी मिनिमम होगी। सो रिमेंबर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पर हम लोग को लाइट की इंटेंसिटी कैसी मिलती है, मैक्सिमम, और डिस्ट्रक्टिव पर इंटेंसिटी होती है मिनिमम। सो अल्टरनेट हम लोग को देखो यहाँ पूरा बैंड मिलेगा, once it is maximum intensity, then minimum intensity, maximum intensity, minimum intensity, maximum minimum, maximum minimum, इस तरीके से हम लोग को पूरा एक बैंड मिलता है यहाँ पे, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरफ्रेंस पैटर्न कहते हैं इसे, ओके। सो दिस इज observed in case of light for the first time by the scientist यंग्स, ठीक है। उसको यंग्स ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, ठीक है। और वन मोर थिंग, फॉर दिस इंटरफ्रेंस पैटर्न, फॉर गेटिंग दिस इंटरफ्रेंस पैटर्न, द सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट सोर्सेस हमारे कैसे होने चाहिए इस पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए, दे शुड बी कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। अभी कोहेरेंट सोर्स क्या है, सो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास सोर्स कितना था, 2 सोर्स होना चाहिए ना, जब भी तो ये ओवरलैपिंग होगी। सो ये दोनों सोर्सेस को कैसा होना चाहिए, दे शुड बी कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। सो 2 सोर्सेस विच इमिट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, which emit lights of same frequency having a constant phase difference are called as coherent sources। मतलब 2 लाइट के ऐसे सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस अगर उनके बीच में, सो दैट 2 सोर्सेस आर कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्सेस। तो कोहेरेंसी के लिए ये फ्रीक्वेंसी का सेम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और इन फेज होना ये भी ज़रूरी है। सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर द कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। तो इंटरफ्रेंस पैटर्न में अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो इसके लिए जो लाइट के सोर्सेस है हमारे, वो कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों
के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए. So then and only then we will see the interference pattern. Okay. So अगर देखो आप लोग अगर डेली लाइफ में अगर हम लोग देखें तो हमारे अतराफ में बहुत सारे लाइट सोर्सेस हैं जो कंटिन्यूसली लाइट को इमिट कर रहे होते हैं. बट ऐसा पैटर्न हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पर ऐसा दिखाई देता है क्या? नहीं, हम लोग को दिखाई नहीं देता है. हालांकि दिखाई तो देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग हमारे अतराफ में देखें तो एट अ टाइम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को इमिट कर रहे हैं. और जब लाइट को इमिट कर रहे हैं मतलब वहाँ पे सुपर पोजिशन हो रहा है लाइट का. जैसे अगर हम लोग कंसिडर कर लें सन, ठीक है, एक सोर्स हमारे पास है लाइट का, सन कंसिडर कर लेते हैं. सो सन से जो लाइट आ रही है वो कंसिडर कर लो, और आप कोई एक बल्ब कंसिडर कर लो या कोई ट्यूब लाइट कंसिडर कर लो. आप ट्यूब लाइट भी प्राइमरी सोर्स है, ये भी लाइट को इमिट करता है. ठीक है, अब सपोज ये दोनों जो वेव्स आ रही है ये दोनों सुपर इम्पोज हो रही है, सुपर पोजिशन हो रहा है इसका. दैट मीन्स यहाँ पर बनना चाहिए इंटरफ्रेंस पैटर्न, हम लोगों को दिखना चाहिए डेली लाइफ में. बट ऐसा होता नहीं है. हम लोग ये पैटर्न बनता है बट हम लोग को दिखाई नहीं देता है. क्यों ऐसा क्यों होता है? पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज अब यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट सोर्सेस हैं. दैट मीन्स दोनों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होगी, और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होने की वजह से ये पैटर्न हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं. ये पैटर्न इंटरफ्रेंस पैटर्न वहाँ पे बनता नहीं है. या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि टू वेव्स ऑफ द सेम सोर्स, मतलब दो ऐसी वेव्स है जो कि सेम फ्रीक्वेंसी से ओरिजिनेट हो रही है, तब भी तो हम लोगों को नहीं दिखता है. सो वहाँ पर फ़र्क क्या होता है? ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों इन फेज हो, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, इसलिए हम लोगों को वहाँ पर इंटरफ्रेंस पैटर्न दिखाई नहीं देता है. ठीक है, तो इंटरफ्रेंस पैटर्न के लिए ये बहुत ज़रूरी है. सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट. और उसके लिए ज़रूरी क्या है पता है क्या? ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज के लिए अगर आपको ऑब्टेन करना है शार्प कोहेरेंट सोर्स, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि दो डिफरेंट प्राइमरी सोर्सेस ना यूज़ करते हुए, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया था S1 और S2, दो मैंने यहाँ पे प्राइमरी सोर्सेस लिए थे S1 और S2. ठीक है, अब इससे जो भी वेव्स यहाँ पे जनरेट हो रही है वो ओवरलैप होगी और बेसिकली इस तरीके से इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा. बट हर टाइम पे ज़रूरी नहीं होता है कि इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो. कभी कभी ऐसा होता है कि फेज डिफरेंस आ जाता है कुछ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? एक सिंगल सोर्स कंसिडर करेंगे S. ठीक है, यहाँ से दो सोर्स को जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टन स्लिट. ठीक है, यहाँ पर हम लोग कोई इस तरीके से स्लिट कंसिडर करेंगे. सॉरी, यहाँ पे स्लिट होल रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग ये स्लिट होल बना लेते हैं. ठीक है, मतलब इनिशियल सोर्स हमारा S एक कॉमन सोर्स है, और ये दोनों होल्स से अब ये लाइट पास होगी. लाइट इस पर इस तरीके से फॉल होगी और ये इस होल से पास होगी. नाउ ये जो होल्स है ये हमारा बन जाएगा S1 और S2. मतलब ये सेम सोर्स से आ रही है. दैट मीन्स ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी हमारी कैसी रहेगी? सेम फ्रीक्वेंसी, और फेज भी हमारा सेम रहेगा. सो ऐसे अगर दो सोर्सेस हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो इससे हम लोगों को शार्प इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा, वेल डिफाइंड इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलता है. तो अब ये कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो अब इसको हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एज द टाइटल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग इसको वापस से और अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो